छत्तीसगढ़ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम, रायपुर, छत्तीसगढ़। सन 1993 से समाज में भाईचारा, शिक्षा, विकास और मैत्रिक सद्भावना, समरसता के साथ निरंतर काम कर रहे हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। इस तथ्य को आत्मसात करने के लिए विभिन्न धार्मिक एवं समाज के मुखियाओं को एक मंच पर एकत्र कर सेमिनारों का आयोजन किया जाता है। शिक्षा के सघन प्रचार प्रसार के लिए हर साल कक्षा 5वीं से यूनिवर्सिटी स्तर तक के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने और वे बच्चे जो अध्ययन नहीं कर पाए उन्हें मोटिवेट करने हेतु एजाजी प्रोग्राम किया जाता है, जिसमें उच्च अधिकारी और कामयाब बिजनेसमैन को आमंत्रित किया जाता है और बच्चों के रोल मॉडल मोटिवेशन हेतु मोटिवेशनल स्पीकर के प्रोग्राम कराए जाते हैं। इसी संदर्भ में इस वर्ष यह प्रोग्राम दिनांक 5 अक्टूबर 2022 दिन बुधवार से समय दिन के 11 बजे से 5 बजे तक शहीद स्मारक भवन GE रोड, रायपुर में रखा गया। इस वर्ष बच्चों के उत्साह वर्धन के लिए डॉक्टर रोशन जहां शेख जी को रोल मॉडल और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर बुलवाया गया है, जिन्होंने 16 साल की उम्र में मुंबई लोकल ट्रेन हादसे के बाद अपने दोनों पैर गंवा दिए, लेकिन रोशन ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी मेहनत के बदौलत किस्मत बदलने की ठान ली। रोशन जहां MBBS की पढ़ाई पूरी कर चुकी है और अब मुंबई के केम अस्पताल से MD कर रही है। उन्होंने कहा कि कोई मुश्किल बड़ी नहीं होती, आपको खुद अपने आप से वादा करना होगा और खुदा पर अपना भरोसा रखना है कि वो जो करेगा हमारे भलाई के लिए करेगा। 80% से ज्यादा अपंगता की वजह से उन्हें नीट क्वालिफाई करने के बाद पूरे महाराष्ट्र में 3 RD रैंकिंग लाने पर भी दाखिला नहीं दिया जा रहा था। तब हाई कोर्ट में जाकर उन्होंने फरियाद की और एक ऐतिहासिक फैसला हुआ, मेडिकल काउंसिल को मानना पड़ा, लेकिन ये मुश्किल अभी रुकी नहीं और नीट PG में भी उन्हें फिर रोक दिया गया और तब सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर ने पुराने कानून बदले और इन्हें एडमिशन मिल गया। हर कदम पर मुश्किलें मिली रही पर उनके माता पिता ने हमेशा साथ दिया और उनका मनोबल बढ़ाते रहे। उन्होंने बच्चों को अपने माता पिता का सम्मान करने की खास सलाह दी। आप किस प्रकार से इस यूथ को मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि तमाम परिस्थितियों को रेंगते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं? जी, मैं यूथ और ओवरऑल इनफैक्ट मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है, बट आपको उन प्रॉब्लम से लड़ना है, आपको उनसे डिफीट करके आगे बढ़ना है। बिकॉज प्रॉब्लम आज है, कल है, 1 साल रहेगी, 2 साल रहेगी, लेकिन उसके बाद भी लाइफ है, तो उसके लिए आपको लड़ना है। और उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, आपको अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना है, आपको ऊपर वाले पर भरोसा रखना है कि अगर आज आपको प्रॉब्लम है, आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आई हैं, तो उसका सॉल्यूशन भी वही देने वाला है। बस आपको हिम्मत रखना है, सब्र रखना है और यकीन रखना है अल्लाह की ज़ात पर, और इसी के साथ आपको उस मुश्किल से लड़ना है और इंशाअल्लाह हर मुश्किल आसान हो जाएगी आपकी। आपको कौन मोटिवेट करता है इतना, क्योंकि इस परिस्थितियों में होने के बाद भी आप इतना सजग हैं समाज के लिए, अपने लिए, तो आपका मोटिवेशन कौन है? मैं बहुत ही ब्लेस फील करती हूँ और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मुझे बहुत अच्छी फैमिली मिली। मुझे हमेशा से मोटिवेट, मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मेरी फैमिली ने मुझे। तो अम्मी अब्बू हैं, भाई हैं मेरे, जीजा हैं और स्कूल के टीचर्स हैं, कॉलेज के टीचर्स हैं और मेरे डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर संजय कंथारिया, ये सारे लोगों ने मेरे लाइफ में, दीज आर ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह इन माई लाइफ। तो इन सारी लोगों ने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है। कभी भी जब भी मुश्किल आई है, मुझे कभी भी ये नहीं कहा कि आज तक, मुझे 13 साल की पोस्ट एक्सीडेंट लाइफ है मेरी, मुझे अभी तक मेरे घर वालों ने एक बार भी ये एहसास नहीं होने दिया कि मेरे पास 2 पैर नहीं है, मैं डिसेबल्ड हूँ या फिर मैं माजूर हो गई हूँ, उनके ऊपर बोझ हो गई हूँ, ऐसा मुझे कभी रियलाइज़ नहीं किया। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप कोई मुश्किल में हो तो कभी, हमेशा फैमिली सपोर्ट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से मिला और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ इस चीज़ को लेकर। लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अभी MD कंप्लीट किया है, अभी बॉन्ड सर्विस कर रही हूँ, बट इंशाअल्लाह मेरा ड्रीम है कि मैं जब अपनी फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊँ तो मैं अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए एक लैब डालना चाहूँगी, जिसमें टेस्ट मैं फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर रीज़नेबल प्राइस पे अवेलेबल करा सकूँ। बिकॉज़ आज के ज़माने में जो लैब टेस्ट हो गए हैं वो बहुत ही इसेंशियल हैं और काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं। तो इंशाअल्लाह मेरा ड्रीम है, मेरा ख्वाब है, अब इंशाअल्लाह कोशिश
करेंगे उसके लिए। रायपुर आने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ? रायपुर आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली, और स्पेशली जिस तरह से मेरी यहाँ पे इज़्ज़त अफजाई की गई, मेज़बानी की गई, मुझे एयरपोर्ट से लेकर अभी तक बहुत ही स्पेशल फील कराया गया, और यहाँ के लोगों में बहुत प्यार दिखा मुझे मेरे लिए। मेरी स्पीच को जिस तरह से तमाम बच्चों ने, छोटे से छोटा बच्चा भी था यहाँ पे मैंने देखा, और बहुत ही ओल्ड एज वाले मुअज़्ज़िज़ हजरात भी थे, बट सारे लोगों ने तकरीबन 1-1.5 घंटा मुझे इतने सब्र से सुना। मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मैंने 1.5 घंटा बोल लिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा है। और मैं एक बार बहुत थैंकफुल हूँ मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम की, शकील सर की, बशीर गुलाम सर की, गौरी सर की, कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इतने अच्छे से इन्वाइट किया, मेरी इतनी खातिरदारी की, और लोगों ने बहुत प्यार दिया। और उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर मैंने जो स्पीच दी, लोगों को बातें सिखाई, उनका कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम आएगा, और मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम की ज़रिए जो स्टूडेंट ने आज मोटिवेट हुए हैं, इंशाल्लाह आगे ज़िंदगी में हर एक बच्चा एक बहुत बड़ी पोस्ट पे होगा और अपने मुल्क और कौम का नाम रोशन करेगा। मैडम, एक मेरा छोटा सा सवाल है कि आपके लगभग करोड़ों में व्यूअर्स हैं, ये आप भी जानती हैं जी, और वो लोग आपको निरंतर फॉलो करते रहते हैं जी जी। तो आप इनके लिए क्या स्पेशल मैसेज देना चाहती हैं? मैं उन्हें ये मैसेज देना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी परेशानी आए, आपको हार नहीं मानना है। अगर वो लोग मुझे फॉलो करते हैं आप सब, तो मेरी जो भी फॉलोअप की ज़िंदगी है, आप लोगों ने अभी तक जो सुना है मेरी स्पीचेस में, आगे भी परेशानियां आएंगी मेरी ज़िंदगी में, आप लोगों की लाइफ में भी आ सकती हैं, लेकिन कभी भी हार नहीं मानना, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना, और जितना हो सके, अगर आप स्टूडेंट हैं तो जितना हो सके तालीम के मैदान में आगे आना। तालीम कभी भी गिव अप मत करना तालीम पर, हमेशा एजुकेशन की फील्ड में आगे आना, और हमेशा कोशिश करना कि आपके ज़रिए आप कोई भी पोस्ट पर पहुंच जाए, आपके ज़रिए हमेशा आपकी सोसाइटी को, आपकी कौम को और आपके मुल्क को उसका फ़ायदा पहुंचे। अक्सर देखा गया है कि मुस्लिम कौम में जी, महिलाओं को रोका जाता है एजुकेशन के लिए, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण, नॉट बिकॉज इन मुस्लिम कौम, मैं दूसरे कौम की भी मिसालें दूंगी कि मैंने बहुत जगह एक्सपीरियंस किया है कि बहुत ही कॉमन सोच है लोगों को, स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन को लेकर, कि हमें लड़की दूसरे घर ब्यानी है, हमें लड़की को पढ़ाकर कुछ नहीं मिलेगा, ना वो कमाई हम खा पाएंगे, ना ही हम लड़की का, जो एक लड़के को तालीम दिलाने के पीछे रीज़न होता है कि लड़का हमारा सहारा बनेगा, बट लड़की के बनिस्बत वो एक रीज़न होता है कि नहीं, लड़की को तो दूसरे घर भी आके जाना है। तो ये एक रीज़न है कि लड़की को ब्याना है, प्लस दूसरा सबसे बड़ा रीज़न जो गर्ल्स को एजुकेशन में आड़े आता है, वो डाउरी का रीज़न है, जहेज़ का, जो हमारे कौम में और हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा लानत है, एक बहुत बड़ा कलंक है, जिसके लिए हम सबको मिलके कोशिश करनी है, और जितना हो सके उतना दहेज फ्री शादियों के लिए हमें आगे आना है। क्योंकि दहेज में जब लड़की पैदा होती है, तभी से माँ बाप के ऊपर इतना स्ट्रेस होता है कि इसके लिए अब कैसे हम क्या क्या सेविंग करें। लोग बहुत सारे पॉलिसीज़ लेते हैं, बहुत सारे कर्जे उधार लेते हैं। मैंने बहुत सी ऐसी लाइव एग्जांपल देखी है कि लड़कियां डॉक्टर होने के बाद भी, एडवोकेट होने के बाद भी, उनके माँ बाप को ये सिर्फ एक फरसूदा जो रस्म चली आ रही है जहेज़ के नाम पर, लाखों करोड़ों रुपए उनको ऑन चेक देना पड़ता है, ये दहेज की शक्ल में देना पड़ता है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि आई डोंट नो व्हाई कि जो लड़के शादी करते हैं एजुकेटेड लड़कियों से या कोई भी लड़कियों से, क्या वो खुद को बिका हुआ महसूस नहीं करते जब वो जहेज लेते हैं खुल्लम खुल्ला, जब इतना एजुकेशन हो गया है। मैंने बहुत से ऐसे एजुकेटेड मर्द भी देखे हैं जो खुले आम जहेज लेते हैं। तो हमें इस चीज़ को बहुत ही ना करना है, और अगर ये जहेज की लानत ख़त्म हो गई ना, आई एम श्योर जो गर्ल्स के माँ बाप है, पेरेंट्स हैं, वो अपनी लड़कियों को तालीम देंगे, क्योंकि उनको ऐसा सोच होता है कि जो पैसा हम इसकी तालीम पे खर्च कर रहे हैं वो पैसा उसकी शादी में देंगे। मैडम, ये आपका प्रिंसिपल इंटेंस क्या है समाज के प्रति? प्रिंसिपल इंटेंस मेरा यही है कि एक तो एजुकेशन मेरा सबसे बड़ा ही प्रिंसिपल इंटेंस रहा है, चाहे वो फिजिकल डिसेबल हो, चाहे वो गर्ल्स हो, चाहे वो बॉयज़ हो, या चाहे वो कोई भी कौम का हो। एजुकेशन ही एक ऐसा वे है, एजुकेशन ही एक ऐसा चीज़ है जिसको पाकर हम अपने
मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। हैं कि हमारे समाज को और मुल्क को एजुकेशन के माध्यम से हम बदल सकते हैं? डेफिनेटली सिर्फ एजुकेशन से ही हम चेंज कर सकते हैं, बाकी कोई वे नहीं है। अगर आपको पॉलिटिक्स में अपना करियर बनाना है, अगर आपका नेता, आपका पॉलिटिशियन एजुकेटेड होगा ना, तो फिर वो आपकी तरक्की के लिए कोशिश करेगा। किस तर्ज में, एजुकेशन के तर्ज में भारत को किस रैंक पे देखती है? दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। मैं सॉरी मैं नहीं बोल सकती इसका। अच्छा मैडम, सभी के जीवन में बिकॉज मुझे उसकी स्टडी करनी पड़ेगी सर। माता पिता के अलावा सभी के जीवन में मैडम कोई एक ऐसा गुरु रहता है जो सबसे ज्यादा उनकी बातों से प्रभावित होता है, जिनको सारे बात याद करने से हौसला बढ़ जाता है। जी, माता जी, पिता के अलावा आपका कोई मेंटर गुरु भी रहा? जी, आफ्टर फैमिली मम्मी पापा के बाद मेरे जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं डॉक्टर संजय कंथारिया, वो उन्होंने मेरी मेंटोरशिप की है और अभी तक उन्होंने मेरी मेंटरिंग कर ही रहे हैं वो। और उन्होंने हमेशा मुझे 2008 में एक्सीडेंट हुआ और अभी तक अपनी बेटी की तरह उन्होंने मुझे ग्रूम किया है, सब कुछ बताया है। और आज तक जो भी मुश्किल आई है उन्होंने हमेशा एक बेटी की तरह मेरा साथ दिया है और इंशाल्लाह आगे भी देते रहेंगे। बहुत अच्छे इंसान है। अपना परिचय बताते हैं। डॉक्टर रोशन जहां जवाद अहमद शेख, MBBS MD पैथोलॉजिस्ट फ्रॉम मुंबई। कड़ी में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि CCF श्री नवीद शुजाउद्दीन ने कहा कि बच्चों को पढ़ाई सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं, अपने विचार और व्यक्तित्व को निखारने के लिए करना चाहिए। एक पढ़े लिखे व्यक्ति का आचरण सोच से देश का विकास बेहतर होगा। वही कार्यक्रम में अध्यक्षता इरफान बुखारी ने किया और कहा कि बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए खूब तैयारी और ये चीज इसलिए हुई है। तो आज आप जो हैं वो शायद आपके पूरे पास के कुछ करते हुए में आज आप जो हैं, आप फ्यूचर में जो अचीव करेंगे वो आपका प्रेजेंट और आपकी मेहनत के हिसाब से अचीव करेंगे कि मैं फ्यूचर में क्या अचीव करने वाला हूँ। दैट थिंग विल डिसाइड आपका प्रेजेंट आप क्या कर रहे हैं। और जब आप 10 साल बाद अपने पास्ट को देखेंगे तो आप उस चीज को रियलाइज करेंगे कि यार मेरे जीवन में ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था, और वो डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं और वो आप जीवन में जो हो वो चीज़ है। सो लव योर जॉब, जो भी कर रहे हैं आप अच्छे से उस चीज़ को अच्छे से दिल से शिद्दत से करिए। हर जन का अपना एक अलग लव और पैशन होता है। कोई भी कुछ बन सकता है, स्पोर्ट्समैन बन सकते हैं आप, टेक्निकल में जा सकते हैं, टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। जो आपका मन हो वो आपका दिल जानता है कि मेरा क्या मन है, क्या पैशन है, आप उस चीज़ को करेंगे तो सक्सेस आपको मिलेगी। एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बुक्स आप खूब पढ़िए। मेरे पास मतलब टिल द टाइम व्हेन आई वाज डूइंग माय MBA मेरे को बुक्स पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं रहता था। अरे क्या बुक्स है, सिडनी शेल्डर, व्हाट दिस नॉट, क्या होता है। फिर एक स्पीकर आए थे ब्रिटानिया कंपनी के, ही वाज द वाइस प्रेसिडेंट ओवर देयर। उन्होंने बोला कि आप बुक्स पढ़िए। मैंने क्या बुक्स पढ़िए पड़ती है, जिसके लिए शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व होता है। जो विद्यार्थी कक्षा 5 से यूनिवर्सिटी स्तर पर 60% या अधिक मार्क पाए हैं, ऐसे 400 बच्चों का प्रोत्साहन किया गया। 15 बच्चों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। प्राइवेट उर्दू टीचर जो बहुत सालों से फोरम से जुड़कर बच्चों को पढ़ा रहे, उनका सम्मान हुआ, जिनमें ताहिरा बेगम, शबाना खान, अनीसा अली, गुलाम सरवर, तनवीर बेगम, अनीसा अली, रुखसर बेगम, तबरेज आलम, गुलफिशान शेख को सम्मानित किया गया। फोरम के फाउंडर मेंबर्स को भी 30 साल से फोरम में उत्कृष्टता सामाजिक कार्य में मार्गदर्शन के लिए सम्मानित किया गया, जिसमें रिटायर्ड DO फॉरेस्ट सैयद उस्मान, रिटायर्ड RTO डेप्यूटी कमिश्नर MZ सिद्दीक, रिटायर्ड प्रोफेसर MA खान, रिटायर्ड प्रिंसिपल जफर अमजद अलीम, रिटायर्ड लेक्चरर खादिम हुसैन को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन सैयद अकील ने किया। कार्यक्रम में फोरम के सदर मुबारक खान गौरी, सेक्रेटरी नूर कुरैशी, मेंबरान SM हाशिम मोहम्मद, शफी मोहम्मद, शकील अकरम सिद्दीकी, असद सिद्दीकी, सैयद सादिक अली, मोहम्मद बशीर, मोहम्मद सिराज, तनवीर नवाब, नजर हसन हुसैनी, मोहम्मद शरीफ आदि मौजूद रहे।